वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग JK03। दोस्तों हम शुरू करते हैं आज बिहार बीएड एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। हम सामान्य जो जानकारी का पेपर कुछ क्वेश्चन होते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जो GK GS से आते हैं उसको क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस GK GS पोर्शन का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शंस हैं ए सर आइजैक न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग्स, डी सर CV रमन। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो अपना आंसर कमेंट में दें। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग्स, ठीक है। यानी जो पुस्तक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स, ठीक है, इसके लेखक कौन है तो स्टीफन हॉकिंग्स हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कलकत्ता डैश में स्थापित किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं ए 1690 में, बी 1639 में, सी 1693 में, डी 1689 में। तो अगर आप इसका आंसर पता कर पा रहे हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर क्या होगा बताइए। कलकत्ता डैश में स्थापित किया गया था, इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 1690 में। कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी 1690 में। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किसने किया था। फिर पढ़ता हूँ, बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किसने किया था। इसके ऑप्शंस हैं ए फेलिक्स डी हेरले, बी हैनबरी हैकिंग्स, सी जचरिया जॉनसन, डी हंस जॉनसन। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, फेलिक्स डी हेरले, ठीक है ना। तो बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग किए थे वो कौन किए थे, फेलिक्स डी हेरले, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ऐच्छिक लक्ष्य संरक्षण के लक्ष्य को विश्व किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा। मैं फिर पढ़ता हूँ, ऐच्छिक टारगेट्स संरक्षण के लक्ष्य को विश्व किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा। चूँकि ये क्वेश्चन 2019 का है इसलिए ये उस वक्त के करंट अफेयर के अनुसार ये पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो ऐच्छिक लक्ष्य जो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था विश्व के सामने वो कब तक प्राप्त करना था, तो 2020 तक। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है, इसे किस रूप में जाना जाता है। फिर पढ़ता हूँ, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है, इसे किस रूप में जाना जाता है। इसके ऑप्शन हैं ए वनवर्धन, बी मछली पालन, सी जैविक संपोषित कृषि, डी सदाबहार कृषि। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिना किसी देरी के दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, जैविक संपोषित कृषि, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन दिया गया उसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा, जैविक संपोषित कृषि। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है। फिर पढ़ता हूँ, सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस हैं ए बागवानी, बी रेशम उत्पादन, सी मधुमक्खी पालन, डी सब्जियों की खेती। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। अगर आपको आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सब्जियों की खेती, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी। इसके ऑप्शंस हैं ए
सीलोन, बी कोलंबो, सी कैंडी, डी अनुराधापुरम। इसके ऑप्शंस फिर एक बार पढ़ते हैं। ए सीलोन, बी कोलंबो, सी कैंडी, डी अनुराधापुरम। तो अगर आपको आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, अनुराधापुरम, ठीक है ना। यानी श्रीलंका जो है फिलहाल जो इसकी राजधानी क्या है, इसको हम फिलहाल बोलते हैं कोलंबो, और इसको बोलते हैं श्री जयवर्धने इसकी राजधानी बोलते हैं। तो इसकी प्राचीन राजधानी का नाम क्या था? अनुराधापुरम, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, चाबहार पोर्ट डैश में स्थित है? चाबहार पोर्ट डैश में स्थित था? तो इसके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी इराक, डी अफ़गानिस्तान। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? चाबहार पोर्ट कहाँ पे स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान में। कहाँ पे? ईरान में, ठीक है। चलते हैं, अगर इसी के साथ देख लिया जाए तो एक ग्वादर पोर्ट काफ़ी चर्चा में रहता है, वो कहाँ पे मौजूद है? तो वो पाकिस्तान के क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है, जिस पर चाइना काफ़ी अपना डेवलपमेंट कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसी को टैकल करने के लिए भारत भी ईरान में अपना भारत, इंडिया और भारत, अफ़गानिस्तान और ईरान एक साथ तीनों कॉम्बिनेशन के साथ क्या कर रहे हैं, ये ईरान में जो चाबहार पोर्ट है इसको डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो मिडिल ईस्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा, और मिडिल ईस्ट और जो सेंट्रल एशिया से काफ़ी ज़्यादा वो इसकी जो कनेक्टिविटी है इंडिया की बन सके, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव अभयारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेंढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभयारण्य का सबसे संभावित स्थान है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए ध्रुवीय क्षेत्र, बी समशीतोष्ण क्षेत्र, सी तटीय क्षेत्र, डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होगा उस क्वेश्चन का? आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से उस क्वेश्चन को एनालाइज पढ़ सकते हैं और उसके बाद से अपना आंसर निष्कर्ष पे आ सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC COP24 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र डैश में आयोजित किया गया था। तो इसका ऑप्शंस हैं ए कतोवित्स पोलैंड, बी कोपेनहेगन डेनमार्क, सी क्योटो जापान, डी मॉन्ट्रियल कनाडा। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर बताइए। एक्चुअली ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, 2019 में पेपर हुआ है, तो 18 का करंट अफेयर पूछा गया है उस वक्त, जो कि काफ़ी आसान और काफ़ी अच्छा करंट अफेयर है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कोतोविस पोलैंड, ठीक ना। 2018 में जो 24वां सत्र आयोजित किया गया था, ये UNFCCC का COP24, ये कहाँ पे किया गया था? तो ये पोलैंड के कोतोवित्स में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था? ऑप्शंस हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। इस पंचवर्षीय योजना हमने क्या किया था, भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में हमारा स्थापित करना एक हमारा प्राथमिक लक्ष्य था, ठीक है ना। किसमें? तो वो तृतीय पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गाडगिल फार्मूला डैश में शुरू किया गया। तो इन्हें बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये गाडगिल फार्मूला शुरू किया गया। इसके ऑप्शंस हैं ए चौथी पंचवर्षीय योजना, बी पंचवीं पंचवर्षीय योजना, सी आठवीं पंचवर्षीय योजना, डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, वीडियो पॉज करके पढ़ें। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? गाडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए, ठीक है, यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत गाडगिल फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 51। तो आपका आंसर क्या है? अपना आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 1 ही पहला जो संविधान का अनुच्छेद है वही कहता है कि भारत, ठीक ना, भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। यानी इसी के तहत क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तय होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं, ए कार्डिफ, बी एडिनबर्ग, सी डबलिन, डी लंदन। तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आप इसका आंसर जानते हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्डिफ। ठीक है, वेल्स की राजधानी क्या है? कार्डिफ है। ठीक है, लंदन किसकी राजधानी है? तो ये राजधानी है अब ब्रिटेन की, ठीक है ना, यूके की राजधानी है। डबलिन किसकी राजधानी है? तो डबलिन राजधानी है आयरलैंड की। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं, ए हडसन नदी, बी पोटोमैक नदी, सी मिसिसिपी नदी, डी कोलोराडो नदी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। वाशिंगटन डीसी क्या है? ये यूएसए की राजधानी है। तो ये वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। क्या? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शंस हैं, ए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, बी जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर लुंगू, सी यूथोपिया के राष्ट्रपति साहले वर्क जेडे, डी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने करंट अफेयर थोड़ा सा देखा होगा उस वक्त का, ये चूँकि क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 2019 का, तो उस वक्त के करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन करंट का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन थे उस वक्त? तो सिरिल रामाफोसा थे, जिनको 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत इनवाइट किया गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? ऑप्शंस हैं, ए पाली, बी प्राकृत, सी ब्राह्मी, डी संस्कृत। तो इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये जनरल क्वेश्चन है, ये सबको आता होगा। ठीक है ना, अगर किसी ने थोड़ा सा बुद्ध जी के बारे में पढ़ा होगा, महात्मा बुद्ध के बारे में किसी ने अगर पढ़ा होगा, तो वो जानता होगा कि उन्होंने अपनी अ, जो लोकल, जो ग्रामीण लैंग्वेज उनकी थी, जो उपदेश जिस भाषा में वो देते थे, वो क्या थी? वो पाली भाषा थी। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया? इसके ऑप्शंस हैं, ए चंगेज़ खां, बी बाबर, सी नादिर शाह, डी तैमूर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, चूँकि जो ये दिया गया है, जो पेपर है, इस पेपर का जो आंसर की जारी किया गया उसमें ऑप्शन तैमूर लगाया गया है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं हमको बाबर भी मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं क्या मिलता है हमको? बाबर भी मिलता है। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूजन ना होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम है सुल्तान, वो इब्राहिम लोदी होता है। ठीक है, और 1526 में जब बाबर और
इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है, उस वक्त जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता है इब्राहिम लोदी, वो तो हार जाता है। यानी कहने का मतलब इब्राहिम लोदी 1526 में जब हार जाता है, यानी वहीं पे दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और वहीं से क्या शुरू हो जाता है, मुग़ल साम्राज्य। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये बाबर भी हो सकता है, लेकिन जो इसके आंसर की में दिया गया है वो तैमूर दिया गया है। यानी 1300 कुछ में तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पे, उस वक्त सुल्तान कोई और था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आप किसी और सोर्सेज से, जो ऑथेंटिक सोर्स है उससे मिला लीजिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसके ऑप्शंस हैं, ए इब्राहिम कुतुब शाह, बी कुली कुतुब शाह, सी अली आदिल शाह, डी इब्राहिम आदिल शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह, ठीक ना। हैदराबाद में जो भी चार मीनार है, जो स्थापत्य है, उसकी निर्माण किसने करवाई थी? तो कुली कुतुब शाह ने करवाई थी, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसके ऑप्शंस हैं, ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने थोड़ा सा भी बंगाल का इतिहास पढ़ा है या फिर मॉडर्न इंडिया में आपने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखा हो या फिर पढ़ते हैं आप, तो इसका आप आंसर आसानी से कर जाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में गाया गया था? फिर पढ़ता हूँ, वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में गाया गया था? ऑप्शंस हैं, ए 1886, बी 1892, सी 1896, डी 1904। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं और क्वेश्चन भी आपके सामने है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1896 में। यानी वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सत्र हुआ था उसमें पहली बार गाया गया था। अगर हम बात करें कि वंदे मातरम जो ये राष्ट्रीय गीत है, इसको किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ, ठीक ना, आनंद मठ जो उपन्यास है, जिसको लिखा कौन है? बंकिम चंद्र, ठीक है, चटर्जी ने इसको लिखा है, वहीं से इसको लिया गया है, ठीक है ना, वंदे मातरम को। तो आई होप आप समझ गए होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहली बार गाया गया था, कब गाया गया था? 1896 में, ठीक है, सॉरी, वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में, ठीक है, अधिवेशन में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी डैश के दौरान महात्मा गांधी बने? इसके ऑप्शंस हैं, ए चंपारण सत्याग्रह, बी रॉलेट सत्याग्रह, सी 1919 में भारतीय नेशनल कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन और ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा हिस्ट्री देखा है तो आप इस आंसर को आसानी से कर पाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा कैसे बने, किस आंदोलन में बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है। ये हुआ कब था? 1917 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये पूर्वी चंपारण के, ठीक है, मोतिहारी में हुआ था, ठीक है। किसके लिए हुआ था? तो जो नील की खेती होती थी, जिसमें 3 कठिया व्यवस्था था, उससे क्या होता था, किसानों का अधिक लॉस होता था, उनका अधिक शोषण होता था, ठीक ना, इसके खिलाफ़ किया गया, ठीक ना। और इसी को, यानी महात्मा गांधी जी के इसी सत्याग्रह, इसी आंदोलन को पहला सविनय अवज्ञा, ठीक ना, यानी चंपारण सत्याग्रह को ही पहला सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी माना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी माना जाता है, ठीक ना। किसको पहला, अगर बोला जाए गांधी जी का पहला मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन रहा, तो वो था कौन? 1917 का चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है?
इसके ऑप्शंस हैं ए बुध ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी मंगल ग्रह, डी बृहस्पति ग्रह। तो इसका आंसर क्या होगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिना किसी देरी के दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना, शुक्र ग्रह को बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत ने फ्रांस से कौन सा अधिग्रहण किया। ठीक है, हमारा ऑप्शन है ए यनम, बी माहे, सी कराईकल, डी इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या होगा, आप क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करिए, पढ़िए, उसके बाद से आप ऑप्शन को एनालाइज करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप आप समझ गए उन क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी भारत ने फ्रांस से, ठीक ना, ये तीनों जो रीजन है, यनम ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये म है, ये कहाँ पे है, ये केरल में है। और ये कराईकल, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, यानम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये तो तीनों रीजन है। ठीक है, ये पहले किसके अंडर थे, ये फ्रांस के अंडर थे। ठीक है, 1954 में ये सभी फ्रांस से वापस ले लिया गया। ठीक है, तो यानी यनम, माहे, कराईकल और पुदुचेरी ये सब फ्रांस से लिया गया। ठीक है ना, तो ये सभी क्या है, ये भारत के रीजन है फिलहाल, लेकिन पहले किसके रीजन थे। ठीक है, आज़ादी से पहले ये किसके थे, ये सब फ्रांस के थे। ठीक ना, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण है, मुद्रास्फीति का कारण है। ऑप्शंस हैं ए धन की आपूर्ति में वृद्धि, बी उत्पादन में गिरावट, सी धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, डी धन की आपूर्ति में कमी और उत्पादन में गिरावट। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको आंसर समझ में आ रहा हो, जो भी ऑप्शन आपको आंसर के रूप में दिख रहा हो तो उसको आप बताएं, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी धन की आपूर्ति में वृद्धि तो होती है बट जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी गिर जाता है। इसीलिए क्या होते हैं कि हमको जो वस्तु चाहिए होता है, जिस मूल्य पे, उस मूल्य पे ना मिल के उससे ज़्यादा मूल्य पे मिलता है। ठीक है ना, यानी जो अगर आप वस्तु का प्रोडक्शन नहीं होता है तो जो डिमांड होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो जितना वस्तु बचा होगा कहीं स्टॉक होगा वो काफ़ी महंगी हो जाती है। ठीक है, और जब महंगी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारे पास तो आपूर्ति बहुत ज़्यादा धन की है, तो हम उतने महंगे चीज़ को भी खरीद लेंगे आसानी से। ठीक है, यानी कहने का मतलब कोई भी चीज़ हमको महंगे दामों पर मिलेगी। ठीक ना, यानी हमको वो चीज़ खरीदने के लिए, वो चीज़ जो पहले कम दाम की थी अब वो महंगी हो गई, यानी वो चीज़ खरीदने के लिए हमको ज़्यादा धन की आपूर्ति करनी पड़ेगी। ठीक ना, तो आई होप आप समझ गए होंगे मुद्रास्फीति का कारण। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शंस हैं ए समस्या, बी परिकल्पना, सी विविध, डी परिणाम। फिर पढ़ता हूँ क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शंस ए समस्या, बी परिकल्पना, सी विधि, डी परिणाम। तो इसके आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिकल्पना। ठीक ना, वैज्ञानिक प्रक्रिया जो भी होता है, वैज्ञानिक प्रोसीजर, ठीक ना, साइंटिफिक जो भी हम सोच रखते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है, वो होता है परिकल्पना का। ठीक ना, कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर एक पॉइंट पे हम कंसेप्ट अगर डेवलप है, बिल्ड है, तो वो काफ़ी अच्छा उसका निष्कर्ष निकलता है। ठीक ना, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है। ऑप्शंस हैं ए अवशोषण, बी आत्मसातकरण, सी वसा का पाचन, डी कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आसानी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवशोषण। ठीक है, यानी जो बड़ी आंत का मुख्य काम क्या होता है, वाटर का अवशोषण करना। काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बड़ी आंत यानी छोटी के बाद, जो छोटी आंत के बाद यानी क्षुद्रांत के बाद जो आती है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, वो क्या करती है, वो अवशोषण, ठीक ना, का काम करती है, जो उसका एक मुख्य काम है बड़ी आंत का। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्योंकि, ऑप्शंस हैं
सूर्य वातावरण की ऊपरी परत को गर्म करता है। बी, जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। सी, बादलों के बीच घर्षण के कारण विद्युतीय आवेश उत्पन्न होते हैं। डी, पृथ्वी के वातावरण में अम्ल होता है। तो आप अगर इस क्वेश्चंस का ऑप्शंस अगर एनालाइज कर पा रहे हो तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। यानी जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, इनसे ही क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। ठीक ना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल है, मतलब स्वपोषी जीवों में शामिल है। ऑप्शंस हैं ए, जीवाणु और वायरस, बी, जीवाणु और कवक, सी, हरे पौधे और जीवाणु, सी, हरे पौधे और कुछ जीवाणु, डी, हरे पौधे और समस्त जीवाणु। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस सभी आपके सामने हैं, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हरे पौधे और कुछ जीवाणु। ठीक ना, यानी जो स्वपोषण करते हैं वो कौन करते हैं, वो हरे पौधे तो करते ही हैं, सब कोई जानता है। यानी और उसके बाद कुछ ऐसे सम बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, परपोषी नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हरे पौधे और कुछ जीवाणु, जो कि ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है। पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है। ऑप्शंस हैं ए, अल्कोहल का कम घनत्व, बी, अल्कोहल की वाष्पशील प्रकृति, सी, आयनीकरण, डी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना। आप चूँकि जानते हैं कि जल होती है, जल का फार्मूला क्या होता है, अणु सूत्र H2O होता है। ठीक है, और अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, तो C2H2OH। ठीक ना, यानी एथेनॉल। ठीक है, तो देख रहे हैं कि दोनों में S है। ठीक है, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से बना लेते हैं जल और अल्कोहल। ठीक है, इसलिए आसानी से जल में क्या होता है, ये अल्कोहल आसानी से घुल जाता है। तो चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण हैं। ऑप्शंस हैं ए, नाइट्रोजन, बी, ऑक्सीजन, सी, कार्बन, डी, फ्लोरीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो सबसे अधिक गैर धात्विक है, जिसमें धात्विक कुछ गुण ही ना पाया जाता हो, बिल्कुल मतलब अधात्विक टाइप का। ठीक है, तो गैर धात्विक कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, फ्लोरीन। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म अवशेष की एक डैश के बीच की एक कड़ी है। ऑप्शंस हैं ए, सरीसृप और स्तनधारियों, बी, सरीसृप और पक्षी, सी, मछलियाँ और उभयचर, डी, उभयचर और सरीसृप। तो आप क्वेश्चन को एक बार दो बार ज़रा ज़रूर पढ़िएगा, रिवाइज़ कीजिएगा उसको, और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरीसृप और पक्षियों के बीच की। ठीक ना, यानी आर्कियोप्टेरिक्स जो जीवाश्म, ठीक ना, ये क्या होता है, ये सरीसृप और पक्षियों के बीच की एक कड़ी होती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए, रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए, बी, सर सीवी रमन के जन्मदिन पर, डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिवस पर, डी, सर सीवी रमन द्वारा नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति को चिन्हित करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप आंसर जानते हो तो अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है MRI का अर्थ है। MRI का अर्थ है, ऑप्शंस है ए, चुंबक रेजोनेंट इमेजिंग, बी, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, सी, चुंबकीय रडार इमेजिंग, डी, चुंबकीय रेडियल इमेजिंग।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एमआरआई का अर्थ या फिर फुल फॉर्म बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। इसको इंग्लिश में कहें तो मैग्नेटिक, ठीक है, रेजोनेंस, ठीक है, उसके बाद इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है गन मेटल में शामिल है, ऑप्शंस हैं ए कॉपर 60%, टिन 40%, बी कॉपर 80%, टिन 20%, सी कॉपर 70%, टिन 30%, डी कॉपर 90%, टिन 10%। तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आप जानते हो इसका आंसर तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कॉपर 90% और टिन जो होता है 10% होता है। कॉपर कितना होता है, कॉपर होता है 90%, ठीक है, और जो टिन होता है वो कितना होता है 10%, ठीक है। ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, तो गन मेटल बनाते हैं, ठीक है, गन मेटल, ठीक है ना। कॉपर कितना होता है 90% और टिन कितना होता है 10%, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल डैश तारीख को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। इसका ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 2 फरवरी, बी 22 मार्च, सी 22 अप्रैल, डी 22 मई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप आंसर जानते हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 मई, यानी हम हर साल 22 मई को क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डैश नहीं रहता है। फिर पढ़ता हूँ, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डैश नहीं रखता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए एडेनिन, बी यूरासिल, सी गुआनिन, डी थाइमिन। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरासिल, ठीक है, यानी जो डीएनए होता है, ठीक है ना, वो यूरासिल नहीं रखता है, ठीक है। उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है ना, ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है डैश प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है। डैश प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है। ऑप्शंस हैं ए विखंडन, बी अर्धसूत्री विभाजन, सी सूत्री विभाजन, डी एमाइटोसिस। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं और क्वेश्चन भी आपके सामने है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़िए ध्यान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है। इसके ऑप्शंस हैं ए विटामिन ए, डी, ऑप्शन बी है विटामिन ई, के, ऑप्शन सी है विटामिन बी और सी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पानी में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी ये क्या होते हैं, ये पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त जो है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए ये क्या होते हैं, ये सब वसा में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये क्या होते हैं, ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन वसा जो होता है वसा उसमें घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इतने सारे एमसीक्यूज़ आपने करा। आई होप आपने बहुत सारे एमसीक्यूज़ अच्छे से उसके आंसर दिए भी होंगे, आप जानते भी होंगे। हम आशा करते हैं कि आपका इससे काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।